बच्चा लोग एटम्स पे आज लेक्चर नंबर 5 हमने ये जो चैप्टर चलाया है वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ड्यू टू कोविड चलाया है, पूरा नहीं चलाया, जितना रिड्यूस हो चुका है वो भी नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है। उस वजह से चैप्टर जल्दी खत्म हो रहा है, विद इन 5 लेक्चर्स आज खत्म हो जाएगा। दो छोटी सी डिस्कशन है आज। एक तो वो नील बोर का नहीं था, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, L इज इक्वल्स टू NH/2π, यही था ना सेकंड पोस्टुलेट, ये था देखो L इज इक्वल्स टू NH/2π। इसमें क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन हो रहा है, n मतलब इंटेग्रल, मतलब ये क्वांटाइजेशन हो रहा है L का। तो ये क्वांटाइजेशन समझो ना अब इनडायरेक्टली, ये पूरा फार्मूला इसका सॉल्यूशन डी ब्रोगली ने समझाया था अपने कॉन्सेप्ट से, तो वही समझना है। डी ब्रोगली का आइडिया लेंगे और आंसर में ये ला देंगे अपन, तो बात खत्म हो जाएगी। जब हमने नील बोर का पोस्टुलेट 2 पढ़ा था तब हमने इसको डायरेक्ट लिया था, सीधा एक्सेप्ट किया था कि नील बोर ने बोला है और अपने को मानना है। आज उसी बात को यहाँ पे प्रूव किया जाएगा। भी टाइम से आया कर और पीछे वाले गेट से आ, इधर कैमरा चालू है। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट, नील बोर ने क्या बोला था कि ऑर्बिट में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन होता है, ये बोला था। इस बात का सॉल्यूशन 1923 में लुई डी ब्रोगली ने दिया। तो अपनी थियरी को स्टार्ट करने का ये सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता है, हम इससे ही लिख सकते हैं। चलो तो फर्स्ट पॉइंट, according to Niels Bohr's postulate 2, angular momentum of electron revolving in orbit is quantized, है ना। ओके, इस बात का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसने दिया था 1923 में, लुई डी ब्रोगली। लुई डी ब्रोगली ने क्या बोला था, तो उन्होंने ये बोला था कि भी जो मैटर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो भी वेव नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन जो मैटर पार्टिकल है छोटा सा, वो भी वेव नेचर रखता है। इससे पहले हमने नहीं देखा था लाइट कभी फोटोन नेचर में हम समझते हैं, लाइट को कभी रेज के फॉर्म में समझते हैं, लाइट को कभी वेव्स के फॉर्म में समझते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी आप वेव नेचर में ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन अपनी कन्वीनियंस, अपनी सूटेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेव बन सकता है, उस सिचुएशन में वो वेव होगा, है ना। तो जो ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये डी ब्रोगली ने बोला था। मैटर पार्टिकल like electron has also wave nature। अब वेव नेचर है तो फिर उसका ड्राइंग बना, इधर रासू वाला ड्राइंग इधर बना दो। देखो ये रहा न्यूक्लियस, समझो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब इसका पूरा का पूरा ये जो पाथ है ना वो वेव फॉर्म में, तो कैसे बनेगा वेव, देखो बनाए। मान लो ये एक वेव लेमड़ा जितना हो गया ना, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, हाँ। फिर वापस ये हो गया एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, फिर एक लेमड़ा, अगेन फिर एक लेमड़ा, फिर एक लेमड़ा, फिर एक लेमड़ा। दिख रहा है आपको 5 लेमड़ा जितना लिया है, अब 3 लेमड़ा 4 लेमड़ा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इंटेग्रल ऑफ लेमड़ा लेना है। क्यों, तो उसकी भी रीजनिंग अभी की जाएगी यहाँ पे, आप सुनते जाओ सिर्फ। अब इसका रिफ्लेक्टेड रेस टकरा के वापस आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
समझ में आ रहा है? इसमें दो रे है, एक रेड कलर का, दो वेव है, एक रेड कलर वाला गया, फिर ग्रीन कलर वाला टकरा के वापस आया, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव। अब ये ऐसा पैटर्न कहाँ पड़ा था? रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट, सर अचानक कहाँ से कहाँ घुस गए? अरे रुक भाई, वेव चैप्टर में स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव का थोड़ा सीन याद करवाता हूँ, आउट ऑफ द बात करते हैं। देखो ये रहे दो रिजाइड सपोर्ट, इनके बीच में एक वायर टाइट बांध दो, ठीक है। अब ये वायर, डोरी, स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग, अब इसको हम डिस्टर्बेंस देते हैं तो इसके अंदर वेव क्रिएट होता है, ऐसे बन गया वेव। ये वेव यहां से टकरा के वापस आएगा, रिटर्न आएगा, तो ऐसा दिखेगा। अब इस पैटर्न को बोलते हैं ना स्टेशनरी वेव। तो इसमें वही तो दिख रहा है आपको, स्टेशनरी वेव, कंटिन्यूस एक ही जैसा डिजाइन दिख रहा है, और आपको पता नहीं चलेगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है, आपको एक जैसा ही डिजाइन दिखेगा, इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। तो जस्ट लाइक इन स्ट्रिंग, इलेक्ट्रॉन वेव ऑल्सो फॉर्म स्टेशनरी पैटर्न, दे ऑल्सो फील द रेजोनेंस, उनमें भी रेजोनेंस होता है और वो स्टेशनरी पैटर्न को फील करते हैं, ये वाले वेव जैसा डोरी में होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इन फिगर वेव पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शॉन। फिर लिख दो ये वाला कि जस्ट लाइक इन अ स्ट्रिंग wave of electron also feel resonance and create stationary pattern, just like string wave electron wave also experience resonance, and create or form stationary wave। ठीक है दोस्तों, अब बहुत नासू बात बोलने जा रहा हूं, सुनो। ये जो भी वेव है ये पूरा लैम्बडा बनाएगा, स्टेशनरी पैटर्न है ना। अब देख लो, ये इतना क्या हुआ, 1 लैम्बडा हुआ, फिर अगेन देखो ये क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक और लैम्बडा हो गया, तो 2 लैम्बडा बना ना। स्टेशनरी वेव है तो ऐसा तो बनेगा नहीं, समझो आप, तो इसमें आधा लैम्बडा होने का चांस है, ऐसा तो बनेगा नहीं, पूरा लैम्बडा का चांस है, ठीक है। तो लैम्बडा का इंटीग्रल बनता है, देखो 1 2 3 4 5 लैम्बडा, तो ये जो भी पाथ होता है ना वो लैम्बडा का इंटीग्रल होता है। ये बात डी ब्रोगली ने बोली थी, इसको लिख दो यहाँ पे, क्या कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा। देख लो पूरे लैम्बडा ही बन रहे हैं सब, देख लो ये 1 लैम्बडा 2 3 4 और 5 बन रहा है कि नहीं। तो ये धांसू सेंटेंस है, लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by electron is equals to integral of lambda। भाई आ रहा है ना स्क्रीन, देखना, हाँ थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देना। डिस्टेंस ट्रैवल बाय इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस बनाएगा, 2 पाई आर, और लैम्बडा का इंटीग्रल ये हो गया। अब ये जो लैम्बडा है इसको टारगेट करो। डी ब्रोगली का लैम्बडा पता है किसी को? पानी लेके आए साथ में, डूब मरो। डी ब्रोगली का लैम्बडा H अपॉन, अब कैसे याद आ रहा है, H अपॉन MV। ये याद नहीं है हमको, तो हमको कोई हक नहीं बनता कि 12वीं के क्लास में आके जबरन घुस जाए हमको भी 11वीं के क्लास में जाना चाहिए केमिस्ट्री में फिर से। ऐसे पिछला चैप्टर 11 चैप्टर में भी तो है डी ब्रोगली H अपॉन MV। तो चलो रखते हैं उसको, H अपॉन MV। अब MV को यहाँ पे लगा दो, नाउ इट इज MVR NH अपॉन 2 पाई। अब MVR मतलब मोमेंटम, आंसर ले मजे कर, है कि नहीं? आ रहा है, पूरा कवर हो रहा है ना, है कि नहीं? बढ़िया।
तो अब मुझे नहीं लगता इस थियरी में कुछ ज़्यादा मतलब है नौटंकी, इजी है, समझ में आ गया। सोल्यूशन देख लो अब। मतलब कहने का मतलब ये कि जो नील बोर का पोस्टुलेट 2 आपने डायरेक्ट रट्टा था, आज उसका आपने प्रूफ देख लिया कि ऐसे बनता है इसका सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो इट इज वेरी इजी। अब सुनो, थोड़ा कैमरा डाउन करना भाई। अब सुनो, मैं दिख रहा हूं ना प्रॉपर, है ना। हाँ, लिसन, नील बोर के ये लास्ट थियरी ऑफ द चैप्टर, लिमिटेशंस ऑफ नील। अच्छा सुनो, इसमें कुछ अच्छे सेंटेंस है, टेक्स्ट बुक रीड करना है आपको। मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना और थोड़े इजी वर्ड्स और सेंटेंस देना ताकि आपकी पकड़ में आ जाए चीज़ें। लेकिन इसको और भी प्रोफेशनली आप टेक्स्ट बुक में से रीड करना, तो आपको यहाँ ये पॉइंट्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट थियरी ऑफ द चैप्टर, लिमिटेशंस ऑफ नील बोर मॉडल। तो नील बोर मॉडल का कुछ 5 लिमिटेशंस है। नील बोर मॉडल का 5 लिमिटेशंस है। सारा इजी है, डिटेलिंग आप टेक्स्ट बुक में देखोगे। अब जानते हो ना, पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने, एक एक लाइन टू लाइन आपको। तो एक आधी थियरी थोड़ी तो आपके ऊपर डालूंगा कि नहीं, ताकि आप भी तो टैलेंट बनो थोड़ा। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ऊपर ऊपर से आपको 5 पॉइंट बताऊंगा और समझ भी दे दूंगा, लेकिन फिर अच्छे से पढ़ के प्रोफेशनल वर्ड्स टेक्स्ट बुक में से उठाने आपको, ठीक है। चलो, सबसे पहला नील बोर का जो मॉडल है एटम के लिए, वो हाइड्रोजन के लिए ओके। हाइड्रोजन से थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी कर दो ना, फिर नील बोर नहीं चलता है। जैसे हाइड्रोजन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कौन हो गया, हीलियम। इतना नहीं है हीलियम कॉम्प्लिकेटेड, हीलियम इज ऑल्सो सिंपल एटम, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते भाई, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर भी हीलियम के लिए भी नील बोर का मॉडल नहीं चलता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हीलियम विच इज हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, समझा। तो नील बोर मॉडल का ये सबसे पहला लिमिटेशन क्या, कि इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन, इवन नॉट फॉर हीलियम ऑल्सो विच इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर आया पहला लिमिटेशन, पक्का ना। हाँ, तो हाइड्रोजन तक की आपकी लिमिट है, वहीं तक आप समझो। दूसरा, नील बोर के पोस्टुलेट से हमने वो 1 लैम्बडा वाला फॉर्मूला बनाया था कि 1 लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 m² माइनस 1 n²। ये फॉर्मूला बनाया था पिछले लेक्चर में। वो फॉर्मूला हमको क्या देता है, डिफरेंट वेवलेंथ का नॉलेज देता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी बताता है। जो स्पेक्ट्रम में सारी की सारी लैम्बडाज आती है, किसी का 656 आता है बामर की एच अल्फा का, फिर 486 आता है, फिर 434 आता है, 310, ये सब लैम्बडा डिफरेंट आते हैं ना बामर की सीरीज में। इन सब लैम्बडाज और इन सब फ्रीक्वेंसी के बारे में बोर मॉडल ने बताया, लेकिन इनके बीच की इंटेंसिटी जो रिड्यूस हो रही थी, आपने देखा था एच अल्फा ज़्यादा इंटेंस थी, फिर कम तो ये रिलेटिव इंटेंसिटी बोर मॉडल नहीं समझा पाता। तो दूसरा लिमिटेशन क्या हो गया, इट गिव्स lambda and frequency of different line of spectrum, but it cannot explain properly the relative intensity between 2 lines. Clear? फिर एक और चीज, ये जो हर एक लाइन होता है स्पेक्ट्रम में, उसका इंडिविजुअल इंटेंसिटी भी ये नहीं समझा पाता है। 2 जनों के बीच की रिलेटिव तो छोड़ो, एक जने का इंडिविजुअल इंटेंसिटी भी ये नहीं समझा पाता। ये 3rd लिमिटेशन। ओके, समझ में आ रहा है। क्या था पहला, हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, हीलियम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी इट इज नॉट एप्लीकेबल। द सेकेंड वन, इट एक्सप्लेन्स फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा ऑफ डिफरेंट लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी बिटवीन 2 लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लियर? एंड द थर्ड वन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लियर है? चल, 4th वाला थोड़ा अच्छा है, मजेदार है, इसको आप टेक्स्ट बुक में और अच्छे से पढ़ना। मैं हिंट दे देता हूं आपको। 4 वाला ये है कि कॉम्प्लिकेटेड एटम्स के लिए भी ये नहीं चलता है, जैसे हीलियम के लिए नहीं चलता ये मॉडल, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड एटम्स ऑल्सो। अब कॉम्प्लिकेटेड एटम्स में ये चलाने के लिए आप मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स इन दोनों का मिक्सर कर दो, तो वो आपको मिसमैच कपल लगेगा। हम बोर मॉडल को कॉम्प्लिकेटेड एटम्स के लिए लेना चाहें तो क्या कोशिश किया जाता है कि मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों को ऐड कर दो, दोनों को एक ब्रांच बना के काम करो, लेकिन वो है ना मिसमैच कपल जैसा दिखता है, सेट नहीं होता है।
अब ये जो सेंटेंस है ना, फोर्थ वाला लिमिटेशन, ये जो मैं बोला ना कि कपल ऑफ मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स डज नॉट मैच प्रॉपरली, इसको आप अच्छे से पढ़ो टेक्स्ट बुक में। पढ़ने के बाद भी थोड़ा नेट पे जाओ, सर्च करो कि वर्ड्स क्या बोल रहे हैं आपको, क्यों मिसमैच करता है। अच्छे से डिटेलिंग करो और अगले लेक्चर में मेरे पास आओ, फिर मैं देखो आपको कहाँ तक ले जाता हूँ इसमें। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने सारा। लास्ट वाला, बोर ने अपने मॉडल में सर्कुलर पाथ बताया था, है ना, लेकिन पाथ तो एलिप्टिकल भी हो सकता है। किसने देखा? तूने देखा कि मैंने देखा? किसी ने नहीं देखा। एलिप्टिकल भी हो सकता है, जैसे नहीं होता अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूमते हैं, वो सर्कुलर भी घूम सकते हैं, एलिप्टिकल भी हो सकता है। लाइक यूनिवर्स मॉडल ऑफ सन एंड प्लैनेट्स, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं एलिप्टिकल ही होते हैं ना, तो से अर्थ के अराउंड सैटेलाइट भी एलिप्टिकल और सर्कुलर दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ एटॉमिक मॉडल में भी आपने पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर घुमा के सीखा है, वो एलिप्टिकल भी हो सकता है। तो उस वहाँ पे आते ही बोर बाबा फिर जाम हो जाते कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बोर ने सारा फंडा सर्कुलर पे दिया है, सारा फॉर्मूला है कि नहीं। तो पांचवा लिमिटेशन कि इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व इन एलिप्टिकल पाथ ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो आई होप गाइज आपको मतलब अच्छा लगा ये बोर मॉडल का प्रेजेंटेशन, लिमिटेशंस। वाकई में मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा घुसो, इसलिए ऐसे बैठ के बता दिया, वरना मैं आपकी टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन हर एक वर्ड के अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन कुछ तो एक आधी थियरी, पूरा चैप्टर मैंने खड़े खड़े पढ़ाया, तो एक आधी थियरी आप करो घर पे, देखो अपने आप को जज करो, वरना मैं तो हूँ ही अगले लेक्चर में, है ना। ठीक है, चैप्टर खत्म। लेकिन चैप्टर खत्म होते के साथ ही आपको पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट चाहिए, ले लो। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा फटाफट, ताकि अगला लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे आए ना तो कोई दिक्कत ना हो। ओके, इसका जो रैपिड रिवीजन या वन शॉट रिवीजन टाइप कुछ है वो हल्का फुल्का दे रहा हूँ, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे तो और भी आगे जाएंगे। देखो 2-4 फॉर्मूले ये अब तो रट्टा मार ही लो। सबसे पहला रेडियस का फॉर्मूला, किसका रेडियस? ये वाला रेडियस, एटम की ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था भैया? है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम। क्या बात है, क्या बात है, चलो बढ़िया। ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। फिर एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर, एम कहाँ गया? हाँ 8 NH एप्सिलॉन, सब पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, है ना। हाँ, आप चाहते हो कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स इजीली आए, तो ये बच्चे जैसे 2-3 फॉर्मूले वो बस करके आओ, फिर मैं बैठा हूं इधर। चलो अब एक और है, जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के इधर आया, है ना। तो ये वाला ऑर्बिट कौन सा है अपना? इनिशियल, और ये कौन सा है? फाइनल। इलेक्ट्रॉन यहां आया तो ऑब्वियसली फोटोन को एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट, फोटोन एमिट करेगा। इस फोटोन का एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, ये भी जानते हैं हम। ये फोटोन का एनर्जी क्या होगा? जैसे इसका एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका 8 है, तो फोटोन का क्या होगा? 2। फोटोन का क्या होगा? 2। वेरी गुड। अब इसी को आगे लेके गए थे हम, और हमने ये फॉर्मूला लाया था 1/λ/r, वो जिसको आप m और n बोलते हो ना, वो फाइनल और इनिशियल है ना। एक तो ये हो गया, ठीक है। आप m और n भी लिख सकते हो यार, तो नाम बदल दो ना, यहाँ पे ये m ऑर्बिट है और ये n ऑर्बिट है, नाम बदल दो। सिर्फ नाम बदलने में क्या है? ठीक है, हो गया, नाम बदल दिया। अब एक और छोटी सी घटना, नील बोर एंगुलर मोमेंटम, ये सारा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में ही तो है कि जो ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका रेडियस इतना है, उसका एनर्जी इतना है, उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है, उसको कहीं जंप मार के जाना है तो इतना एनर्जी है। वही तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, अब एक और लास्ट वाला, ये ग्राफ जरा याद करके आना अच्छे से, ये वाला कि व्हेन
n इज इक्वल टू 1, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होता है, -13.6, है कि नहीं। फिर गैप ज़्यादा है, n इज इक्वल टू 2, क्या होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर गैप थोड़ा कम है, n इज इक्वल टू 3, -1.51। फिर n इज इक्वल टू 1, 0.85 समथिंग। हाँ, ये वैल्यू याद रख के आना। तो कभी भी, सॉरी 1 2 3 4 ना, हाँ अब इनके बीच का गैप कितना है वो देखो, इनके बीच का गैप 10.2 है कि नहीं। इसमें से इसको माइनस करो, इतना गैप है ना। ये गैप क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ भेजना है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है फर्स्ट ऑर्बिट में, उसको जंप करवाना है, तो इतना एनर्जी दे, जंप करके इधर आ जाएगा। ये गैप कितना है, 12.09। तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सीधा 3 में ले जाना है, तो इतना एनर्जी दो, है कि नहीं। फिर ये वाला गैप कितना है, 12.75। यहां से जंप करवा के 4 में ले जाना है, तो इतना एनर्जी दो। ओके, तो इतना छोटा सा प्रेजेंटेशन आप रिवाइज करके आओ अच्छे से। अगले लेक्चर में सम्स आपकी जेब में होंगे, गारंटी है सोहम सर की। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। ले लो इसका स्क्रीनशॉट।